हेलो स्टूडेंट, वीनर्स के यूट्यूब चैनल में आपका मैं दामिनी वेलकम करती हूँ। आज से हम साइंस के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से रिलेटेड आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स या तंत्र होते हैं। इन तंत्रों में जो पहला तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाचन तंत्र। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र से आप समझते क्या हैं? मानव का पाचन तंत्र मतलब क्या? जो भी चीज़ें हम भोजन खाते हैं, खाने के बाद वो पचता है, पचने के बाद वो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती है। जिन अंगों द्वारा ये सभी क्रिया संपन्न होती है उन सभी अंगों को हम पाचक अंग या पाचन अंग के नाम से जानते हैं। और यही सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा पाचन तंत्र। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो भोजन को चबाने, निगलने, पचाने, अवशोषित करने के अलावा अपचे भोज्य पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम मिलकर के क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है। ये इमेज आपने कई बार देखा होगा बचपन से अभी तक। अब यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है तो देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य का ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, हमारा मुंह, जिसमें से हम खाने को अंदर की तरफ रखते हैं। मुख के बाद हमारा दूसरा जो अंग आता है मुख के नीचे वाला, ये होता है गले वाला हिस्सा, ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ग्रसनी को हम इंग्लिश में फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी मतलब होता है फेरिंग्स। उसके बाद आता है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका को इंग्लिश में हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑइसोफेगस या इसोफेगस आप कह सकते हैं उसको। इसे ही हम ग्रसिका को हम ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखें तो मुख से भोजन जाता है कहाँ? हमारे गले में या फेरिंग्स में। ग्रसनी से होते हुए खाना ग्रासिका या ग्रास नली में जाता है। वहाँ से भोजन पहुँचता है हमारे कहाँ? पेट में, जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय, या इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं स्टोमक। कहाँ जाता है? स्टमक में। अब स्टमक के अंदर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जैसे हमें पता है भोजन काफ़ी देर तक पेट के अंदर रहता है। वहाँ पर भोजन क्या होता है? टूटता है। जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल पदार्थों में बदलते हैं। ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है? आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर क्या होता है? भोजन पचता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आमाशय से भोजन कहाँ की तरफ जा रहा है? छोटी आंत की तरफ। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। मुख गुहा से भोजन जाता है ग्रसनी में, वहाँ से ग्रास नली में, ग्रास नली से आमाशय में, आमाशय से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के द्वारा, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके द्वारा शरीर से अपचा भोजन मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो जितनी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताई है ये काफ़ी देर हमारे शरीर में होने वाली प्रोसेस है। अब इसको हम आगे की तरफ देखते हैं कि मानव पाचन की क्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानव के अंदर पाचन तंत्र की कितनी स्टेप्स होती है, या कितनी बार पाचन से ना पूछते हुए वो पोषण से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मनुष्य में पोषण कितने पदों में संपन्न होता है। तो मनुष्य में पोषण 5 पदों में संपन्न होता है, जिसका पहला जो पद है उसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को इंग्लिश में हम इंजेशन के नाम से जानते हैं। इंजेस्ट मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ। इनटेक ऑफ फूड मतलब भोजन को मुख में रखने की क्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? इंजेशन। तो अब इंजेशन से आप ये चीज़ याद रखेंगे
अंतःग्रहण का मतलब क्या हो रहा है, भोजन को मुख में रखने की प्रोसेस अंतःग्रहण। अब जैसे मैंने आपको बताया मुख गुहा के बाद दूसरा स्टेप क्या था, आपका गला वाला हिस्सा, जिसको हमने क्या कहा था, ग्रसनी या फेरिंग्स। तो मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ, मैंने बताया था अभी आपको कि ग्रास नली में, वो जो पूरी लंबी ट्यूब या नली है उसे ग्रास नली कहते हैं, वहाँ से भोजन होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में। तो यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, पाचन। तो पाचन मतलब क्या होता है कि जो हमने भोजन मुख गुहा में रखा है उसको निगलने के बाद हम देखते हैं कि वो पेट के अंदर जा रहा है। पेट के अंदर जाने के बाद, आमाशय में जाने के बाद वो जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थों में टूटेगा। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पाचन। तो पाचन या डाइजेशन जो है एक अपचय क्रिया है। अपचय का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ टूटता है, ठीक है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचय क्रिया। तो भोजन को मुंह में रखने के बाद वो पचने की क्रिया क्या कहलाता है, अपचय क्रिया। क्लियर है ये। तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसी को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहली क्रियाएं हमने भोजन को मुख में रखा है, उसको निगला है, उसके बाद वो हमारे आमाशय में गया है। आमाशय में जाने के बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा, भोजन वहाँ पर रुकेगा, रहेगा थोड़ी देर के लिए, और बड़े बड़े जो भोजन के अणु हैं वो किस में बदल जाएंगे, छोटे अणुओं में। इज दैट क्लियर। आगे हम देखते हैं कि पाचन की जो हमारी थर्ड स्टेप आती है वो कौन सी आती है, अवशोषण की। अवशोषण मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, तो आपने जो भी फूड इंटेक किया है, जो भी खाना खाया है, अब क्या हुआ है, वो बड़े अणु से किस में बदल गए हैं, छोटे अणुओं में। छोटे अणु में बदलने के बाद उनका क्या होगा, अवशोषण होगा। अब खाना अब पेट से होते हुए किधर की तरफ जाएगा, छोटी आंत के अंतर्गत जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं। तो आपने जो भी भोजन किया है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, और वो सभी चीज़ें हमारे भोजन में क्या जो पची हुआ खाना है वो अब क्या होगा, हमारे शरीर में अवशोषित होगा। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होगी, हमारी छोटी आंत के अंदर। तो ये आपको ये याद रखना है, अंतःग्रहण की प्रोसेस कहाँ होती है, मुख गुहा में। पाचन की क्रिया कहाँ होती है, आमाशय में या स्टमक में। तीसरा, अवशोषण टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंतर्गत होता है। अब एक चीज़ याद रखेंगे आप, छोटी आंत जो होती है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे लाखों उंगलियों जैसे प्रक्षेप होते हैं। अब ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उंगली नुमा उभार, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो ये उंगली नुमा उभार कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं छोटी आंत में। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें हम, जिन्हें विलाय कहा जाता है। अच्छा, विलाय को हिंदी में हम रसांकुर के नाम से भी जानते हैं। ये रसांकुर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, रसांकुर कहाँ पर पाए जाते हैं, छोटी आंत में। इनका कार्य क्या होता है, ये अवशोषण के लिए सतहों को बढ़ाते हैं। मतलब छोटी आंत के अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो छोटी आंत की दीवारों के अंदर कई सारे उंगली नुमा उभार होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को अवशोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सतह देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अवशोषित हो पाए। इसके बाद हम देखेंगे, अवशोषण के बाद आता है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण को समावेश भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो देखें, स्वांगीकरण मतलब क्या, तो जो भी हम खाना खाते हैं, अब वो पेट में जाने के बाद छोटी आंत में गया है, वहाँ पर खाने का अवशोषण हुआ है। अब वो जो अवशोषित भोजन है वो कहाँ पर जा रहा है, रक्त में जा रहा है। ऑफ कोर्स रक्त में जाने के बाद उससे हमारी कोशिकाएं वो सभी अच्छे पदार्थों को अवशोषित करेगी और ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये ऊर्जा उत्पादन जो कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। तो अवशोषण के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो क्या होती है, स्वांगीकरण। तो देखें, रक्त पचाए हुए और घुलित भोजन को सभी अंगों तक ले जाता है, जहां कोशिका के रूप में समावेशित होता है, और यह समावेशित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास के लिए भी किया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। एंड अंतिम जो पांचवा स्टेप होता है उसे क्या कहा जाता है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं।
देखिए यहाँ पर बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में पच नहीं सकता, मतलब अपचा हुआ भोजन, हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो हमारे शरीर में जो भी भोजन पचता नहीं है उसे हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो उन अनपचे भोज्य पदार्थ को या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हमारे शरीर से किसके रूप में, मल के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, या इजेस्ट कहलाता है, या बहिक्षेपण कहलाता है। बहिक्षेपण से क्या तात्पर्य है, अपचे भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना या फेसियल मैटर के फॉर्म में बाहर का निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो अभी हमने यहाँ पर 5 स्टेप्स देखे। ये 5 स्टेप्स क्या थे, तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो कितने पदों में संपन्न होती है, तो 5 पदों में, ये 5 पद वो थे। मैं एक और बार आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, मानव पाचन की क्रिया कुल 5 पदों में संपन्न होती है। पहली क्या होती है, अंतग्रहण, भोजन को मुख में रखना अंतग्रहण कहलाता है। वो भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, जहाँ पर बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में क्या होता है, वो अणु टूट जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। पाचन एक अपचय क्रिया है। तीसरा स्टेप हमने देखा अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमने पचा हुआ खाना था वो सभी खाना क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, छोटी आंत के अंदर होती है। आगे देखें, जो भी हमने खाना अवशोषित हुआ है वो भोजन कहाँ जाता है, रक्त के अंदर जाता है। रक्त में जाने के बाद उसका क्या होता है, हमारी शरीर की कोशिकाएं उन सभी भोज्य पदार्थों को क्या करती है, यूज़ करती है, उपयोग में लाती है, और ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। एंड लास्ट हमने देखा बहिक्षेपण मतलब क्या, जो भी भोजन हमारे शरीर के द्वारा लिया गया है उसमें से जो अपचा खाना, जो पच नहीं पाया है, ऐसे भोजन को शरीर से मल के रूप में त्यागा जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। क्लियर है। तो अभी हमने देखा कि पाचन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर पाचन तंत्र में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, मैं एक एक आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बताती जाती हूँ, और उसमें से हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। देखेंगे बोर्ड पे, मनुष्य का पाचन तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ये मेन चीज़ है, आप ध्यान देंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा आहार नाल, आहार नाल को इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ, ग्रंथियों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर के हमारे क्या बना होता है, पाचन तंत्र। देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य 2 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है आहार नाल। आहार नाल मतलब क्या होता है कि आहार या भोजन जिन जिन रस्तों से होते हुए जाता है उसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से। मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस टाइप से हमारा जो आहार नाल है निम्न कितने भागों में बटा हुआ है, मुख्य 5 भागों में। पहला है मुख, दूसरा है ग्रास नली, फिर है आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद आती है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ मतलब ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, शरीर का वह अंग जो स्त्रावण का कार्य करता है। स्त्रावण मतलब सिक्रेशन, स्त्रावण का जो कार्य करता है वह अंग क्या कहलाता है, ग्रंथियाँ। तो मुख्य रूप से पाचन के क्रिया में जो ग्रंथियाँ भाग लेती है उसे हम पाचक ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो मुख्य 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हमारे पाचन में भाग लेती है। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी आती है यकृत, और तीसरी आती है अग्नाशय। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथियां हैं जो मैं आगे आपको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। चल देखिए यहाँ पर मानव पाचन तंत्र में आहार नाल जो होती है, आहार नाल मतलब हमारे मुख से होते हुए आमाशय तक का पूरा जो नली बनी हुई रहती है जिनमें से भोजन विभिन्न पदों से होते हुए जाता है, ये पूरी क्या कहलाती है, आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है जिसके भिन्न भिन्न पद होते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, माउथ, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब ये जो विभिन्न अंग है इन सभी के भी डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती है उसको हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर मनुष्य की आहार नाल का पहला भाग मैंने क्या बताया, मुख बताया है। तो अब आप बताएं मुख के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुख के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? तो ऑफ कोर्स आपको क्या दिखाई देते हैं? दांत दिखाई देते हैं, टिथ, उसके बाद जिह्वा दिखाई देती है, हमारे मुंह में तालू होता है, पैलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा लार बनती है, वो किससे बनती है? लार ग्रंथियों से। तो इतनी सब चीज़ें होती कहाँ हैं? हमारे मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर जो सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिख रही होंगे। टीथ दिख रहा है, टंग दिख रहा है, पैलेट या मतलब तालू दिखाई दे रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें हमारे कहाँ पर होती हैं? मुख गुहा में। पर इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं? डायरेक्ट वो ऐसे थोड़ी दे देगा मुख गुहा से क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखते हैं मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेन 3 चीज़ें आपको ये चीज़ याद रखना है। मुख गुहा में पहला होता है टीथ, टीथ मतलब होते हैं आपके दांत, ठीक है। दांत के बाद होता है आपका जीभ, जीभ के बाद यहाँ पर दिख रहा है लार ग्रंथियाँ। तो दांतों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मनुष्य के दांत जो होते हैं, इससे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? तो पहली चीज, मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ इसको ध्यान से आप सुनेंगे थोड़ा सा। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती। इसी को ही इंग्लिश में हम डाइफोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट मतलब क्या हो रहा है? नाम से ही समझ में आ रहा है। द्वि मतलब 2, बार दंती मतलब जीवन काल में 2 बार आने वाले दांत। तो मनुष्य में जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। जैसे कि हमको पता है जो पहले दांत डेवलप होते हैं, जो फर्स्ट टीथ डेवलप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत या अस्थायी दांतों के नाम हम उसको जानते हैं। तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती होते हैं, ठीक है, या दूध के दांत होते हैं। दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो मनुष्य के में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। तो ये जो दूध के दांत हैं फिर ये टूट जाते हैं और इसके बदले में जो दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। क्या होते हैं? स्थायी दांत मतलब परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ या स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। ऑफ कोर्स हमारी जो 32 होती है उसे 32 कहते ही इसीलिए क्योंकि वो 32 दांतों से मिलकर के बनी होती है। तो पहले तो चीज़ आपको ये याद रखना है, मनुष्य के दांत डाइफोडोंट होते हैं, मतलब द्विबार दंती होते हैं, जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। पहले विकसित दांतों को दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या है कितनी? 20। उसके बाद जो विकसित होते हैं वो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब यहाँ देखिए, क्या मनुष्य के सारे दांतों का आकार और आकृति एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। हमारे सामने के दांत, हमारी दाढ़ें, सभी का आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है। उसका क्या रीज़न है? तो एक्चुअली हमारे मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम दंती। विषम दंती, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समदंती का मतलब होता है जिनके दांत, सारे दांत समान होते हैं। आपने देखा होगा शार्क मछली, सभी दांत कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, नुकीले नुकीले। क्या हमारे दांत हैं वैसे? नहीं, हमारे दांत आकार और आकृति और कार्यों में भी भिन्न भिन्न है, इसीलिए मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? विषम दंती, ठीक है। तो हमारे माउथ में या मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। पहले प्रकार के दांत कौन से होते हैं? हिंदी में उसे कृंतक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिजर्स। क्या कहते हैं उनको? इंसिजर्स। सेकेंड टाइप के जो दांत होते हैं उनको रदनक कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहा जाता है कैनाइन्स। तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहा जाता है, और चवर्णक को इंग्लिश में हम कहते हैं मोलर। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के दांत बताए आपको। अब ये 4 प्रकार के दांत है कौन से, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, इसमें कौन कौन से दांत, कौन से अग्रव चवर्णक है, कौन से चवर्णक है। तो देखें, पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के दांतों में पहले मैंने बताया इंसिजर्स। इंसाइजर्स कौन से होते हैं? इंसिजर्स कौन से होते हैं? तो सामने के चपटे दांत जो होते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं काटने वाले दांत भी कहते हैं। जैसे आपने एक एप्पल खाया है तो एप्पल को क्या करते हो आप? पहले दांत को गड़ाते हो ना, तो जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसिजर्स, है ना। इनको काटने वाले दांत कहा जाता है। दूसरे दांत आप देख रहे हैं, इनके बाद यहाँ वाले जो दांत होते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, राइट। नीचे भी होते हैं और ऊपर भी। ये वाले दांत जो होते हैं इन्हीं को हम कैनाइन्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? कैनाइन्स। कैनाइन्स को हम चीरने या फाड़ने वाले दांत भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में रदनक कहते हैं। ठीक है, कृंतक कौन से हुए? काटने वाले दांत। रदनक कौन से हुए? चीरने या फाड़ने वाले दांत। तीसरे दांत मैंने आपको बताया अभी प्रीमोलर। ठीक है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कौन से होते हैं? तो इनके पास वाले जो दांत हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। और अंतिम जो होते हैं चौथे प्रकार के दांत, वो कौन से होते हैं? मोलर। मोलर को क्या कहते हैं? चवर्णक। चवर्णक मतलब हमारी दाढ़ें, जिससे हम खाने को क्या करते हैं? अच्छे से पीसते हैं। इनको ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? पीसने वाले दांत। मैं वापस बता देती हूँ, काटने वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। ठीक है, और लास्ट वाले जो होते हैं वो हमारे प्रीमोलर एंड मोलर दोनों भी मिलके हमारे भोजन को क्या करते हैं? अच्छे से चबाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। पहली तो दांतों की कुल संख्या, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 बच्चों के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, 20 होते हैं हमारे दूध के दांत। जो टूटने के बाद स्थायी दांत या परमानेंट टीथ आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32। उसके बाद मैंने आपको बताया मुख के अंदर दांतों के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांतों का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दांत के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़ कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20, स्थायी दांत 32, ये 4 प्रकार कौन से थे? अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, दंत सूत्र। क्या होती है? दंत सूत्र। अब दंत सूत्र को इंग्लिश में हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि दंत सूत्र क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। दंत सूत्र का मतलब होता है हमारे ऊपरी और निचले जबड़ों के अंदर दांतों की संख्या या उनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, मनुष्य में दंत सूत्र होता है 2, 1, 2, 3। अब ये क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, U/L ICPM, सेम नीचे भी इसी टाइप से, इंटू 2। ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया आपको 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मनुष्य के लिए दंत सूत्र क्या है। अच्छा, ये U और L क्या है? अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऊपरी जबड़े, ऊपरी वाला जबड़े में दांतों की संख्या, निचले जबड़े में दांतों की संख्या। इसको देखेंगे आप, इंसिजर की कितनी है? 2, 1, 2, 3। इंसिजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। 2, 1, 2, 3 गुणित 2, तो आप देखेंगे 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणित 2 बराबर 16। बिल्कुल सही, 16/16। तो मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। तो ये तो बात हुई काय की स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र। ठीक है, पर मनुष्य के दूध के दांतों के लिए दंत सूत्र क्या होगा? तो 2,1,02 मतलब क्या? यहाँ पर 0 किस में दिखा रहा है? प्रीमोलर में। मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है, बच्चों के अंदर जो दूध के दांत पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों के अंदर दूध के दांत जो होते हैं, उनमें कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक। याद रहेगा आपको। चलो आगे देखते हैं हम। तो ये था दांत का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, दांत जो बने होते हैं किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दोनों चीज़ों से मिलके या दोनों पदार्थों से मिलके आपके दांतों का निर्माण होता है। किससे किससे? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। अब आगे देखेंगे हम, मनुष्य के जो दांत होते हैं, एक चीज़ याद रखना, मनुष्य के दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जो सामान्य रूप से पूछा भी जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे आप। मनुष्य के दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है, उन परत को क्या कहा जाता है? इनेमल। इनेमल क्या है? एक लेयर है जो कि दांतों के ऊपर बनी रहती है। वो इनेमल क्या करती है? दांतों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। तो दांतों से संदर्भ में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए। तो इनेमल क्या होता है? एक लेयर होती है जो कि दांतों के ऊपर चढ़ी होती है, हम इस टाइप से बोल सकते हैं, जो कि क्या करती है? दांतों की भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से सुरक्षा करती है। ठीक है, एक और चीज़, इनेमल के जस्ट नीचे की जो स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे डेंटाइन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन। इनेमल जो होता है दांतों के सबसे ऊपर का आवरण होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी पूछ ली जाती है कि शरीर का सबसे मजबूत आवरण क्या होता है? तो आवरण मतलब क्या? या सबसे
हार्डेस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? इनेमल ही होती है। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट लेयर अगर कोई पाया जाता है तो वो इनेमल ही है। इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में इनेमल ही कहा जाता है उसे। आगे देखें आप, इनेमल के बाद जो दूसरा हार्डेस्ट लेयर होता है या कठोरतम स्तर होता है वो क्या होता है? वो डेंटाइन होता है। डेंटाइन कहाँ पाया जाता है? दांतों के इनेमल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये था दांत। तो दांत से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो वो मैंने आपको सारे टाइप से बता दिए। देखिए हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर तंत्र देख रहे हैं, हम एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड चीज़, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मुख गुहा में पहली चीज़ तो हो गई दांत, दूसरी चीज़ क्या होती है? हमारे जिह्वा। तो जिह्वा में देखिए यहाँ पर मनुष्य की जिह्वा से रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है? तो जिह्वा मतलब टंग। तो जीभ जो होती है, मनुष्य की जो जीभ है वो क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है या पेशी का बना होता है। और ये हमारे किस चीज़ के क्या काम करती है हमारी जीभ? तो हमारी जीभ हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर करवाती है। प्रोनाउंसिएशन मतलब हमारा उच्चारण बोलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो खाने को नम बनाने का कार्य करती है, लसलसा बनाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे माउथ में जो लार होती है उसको जीभ क्या करती है? पूरे माउथ के अंदर अच्छे से फैलाने का कार्य करती है। तो चबाना, निगलना, इन सभी चीज़ों को क्या बनाती है? आसान बनाती है। और जीभ हमारा एक सेंसरी ऑर्गन भी है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग, जो किस चीज़ की संवेदना देती है? हमें क्या करवाती है? वो स्वाद का अनुभव कराती है। तो हमारे जीभान के ऊपर से हमें स्वाद का अनुभव होता कैसे है? देखें यहाँ पर हमारी जिह्वा कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, ठीक है। तो हमारी जिह्वा के ऊपर असंख्य छोटी छोटी क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। बिल्कुल सही, स्वाद कलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है? स्वाद कलिकाएं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी हमारी टंग के ऊपर छोटी छोटी क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है? भिन्न भिन्न स्वाद का हमें एहसास कराती है, ठीक है। अब कौन सा रीजन या कौन सा हिस्सा कौन से स्वाद का एहसास कराता है? तो याद रखिएगा, टंग का या जीभान का सबसे अगला भाग कौन से स्वाद का एहसास कराता है? मीठा या स्वीट। सबसे साइड वाला जो हिस्सा है, ये जीभान की जो साइड वाला हिस्सा है, ये कौन सा टेस्ट का एहसास कराता है? सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। हमें जीभान के अगले भाग से मीठे का एहसास होता है, साइड वाले से खट्टे का, और सबसे अंतिम से कौन सा? कड़वा या बीटर टेस्ट। हमें सबसे अंतिम भाग से बीटर टेस्ट का अनुभव होता है। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा अभी? मुख के तल पर जो पेशी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं, वो चबाने निगलने का कार्य करवाती है। साथ साथ में यह एक संवेदी अंग है जो स्वाद का एहसास कराती है, अनुभव करवाती है। बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो भिन्न भिन्न स्वाद का एहसास कराती है, जैसे अगले पे मीठे का, साइड में खट्टे का और लास्ट में कड़वे का एहसास कराती है। तो जीभान से रिलेटेड इतनी चीज़ें। अब आगे देखें हम कि मनुष्य के मुख में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पाचन तंत्र में एक हिस्सा पूरा था आहार नाल, दूसरा हिस्सा क्या था? ग्रंथियों का। तो ग्रंथियों में जो हमारी पहली ग्रंथि जो आती है वो कौन सी होती है? हमारी लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथियां हमारे कहाँ पर पाई जाती है? मुख गुहा में, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है लार ग्रंथि, तो वो किस चीज़ का निर्माण कर रही होगी? ऑफ कोर्स लार का या स्लाइवा का, ठीक है। तो लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? लार का निर्माण करना। तो मुख में, अब ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि माउथ के अंदर कितनी लार ग्रंथियां या स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो लार का निर्माण कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। हाउ मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर? तो 3 जोड़ी, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। अब यहाँ देखिए तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब 3 जोड़ी मतलब कुल 6 लार ग्रंथियाँ होती है। उसमें से कौन कौन सी होती है? तो एक ये चीज़ याद रखेंगे,
गाल में कर्णपूर्व, जिसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं पैराटिड। कितनी बार ये पैराटिड वर्ड जो है हिंदी में लिखा जाता है? कौन सी ग्रंथि? पैराटिड। ये चीज़ याद रखेंगे। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में पैराटिड नाम की ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? कर्णपूर्व। कर्णपूर्व का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर कर्णपूर्व भी लिखा है और गाल में भी लिखा है, मतलब कहाँ? ये जस्ट कानों के नीचे पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? पैराटिड या कर्णपूर्व। एक और चीज़ याद रखेंगे, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं और तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैराटिड या कर्णपूर्व। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे, कई बार इन्फेक्शन के कारण या संक्रमण के कारण यहाँ पर ये जो ग्लैंड है ये सूज के बड़ी हो जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कानों के नीचे वाला हिस्सा फूल के बड़ा हो गया। उस रोग को क्या कहा जाता है? उस रोग को कहा जाता है गलसुआ। सुना होगा ये वर्ड, गलसुआ। गलसुए को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मम्स। ठीक है, तो ये भी आप चीज याद रखेंगे कि कौन सी ग्रंथि में संक्रमण से गलसुए का रोग होता है? पैराटिड ग्रंथि, जो कि क्या है? एक प्रकार की लार ग्रंथि। क्लियर रहेंगे पॉइंट? आगे देखिए हम। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? तो टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली कौन सी है? पैराटिड ग्लैंड, जिसको कर्णपूर्व कहा जाता है। अब दूसरी देखेंगे, दूसरी कहाँ पर होती है? निचले जबड़े में। आपका जो निचला जबड़ा है या लोअर जॉ है ना, उसे क्या कहा जाता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है या अधोजीभ कहा जाता है, अधोजंभ कहा जाता है। अधोजंभ का मतलब क्या होता है? जंभ मतलब जीभ, तो जिह्वा के जस्ट नीचे। और तीसरी कहाँ होती है? जिह्वा के नीचे, जिसको अधोजिह्वा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम सबलिंगुअल कहते हैं। अब इसका अंतर क्या है? मैं दोनों में अंतर बता देती हूँ, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी में क्या डिफरेंस है। देखें, 3 जोड़ी लार ग्रंथि में से पहली है पैराटिड, ये कानों के नीचे होती है, कानों के जस्ट नीचे मतलब गाल के अंदर। दूसरी है सब मैक्सिलरी, ये कहाँ होती है? निचले जबड़े के अंदर या लोअर जॉ के अंदर। और तीसरी कौन सी होती है? जस्ट जीवान के नीचे। तो आप जीवान अगर उठा करके देखेंगे तो उसके नीचे क्या होती है? आपकी सबलिंगुअल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अधोजिह्वा मतलब जीवान के नीचे। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां आपके माउथ में पाई जाती है। अब ये 2 चीजें आपको याद रखना है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन सी ग्रंथि में संक्रमण से मम्स या गलसुआ होता है? तो पैराटिड ग्लैंड। चलो अब आगे देखें, इन सभी ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लार ग्रंथियों का कार्य क्या है? लार का निर्माण करना या स्लाइवा का फॉर्मेशन करना। अब ये लार जो होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्यों होती है हमारे माउथ के अंदर? लार का उपयोग क्या होता है? तो पहली चीज अगर हम देखें, लार या स्लाइवा ये किस चीज से मिलके बना होता है? किस चीज से मिलके बना होता है लार? तो लार के अंदर 90% से ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर। लार किसकी बनी होती है? जल की। प्लस इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। क्या होते हैं लार के अंदर? एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या? तो देखें यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि लार के अंदर टाइलिन नाम का, क्या नाम है? टाइलिन। ये चीज़ याद रखेंगे आप, टाइलिन नाम का क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? क्या करता है टाइलिन हमारे माउथ के अंदर? तो टाइलिन का मुख्य कार्य क्या है? टाइलिन का मुख्य कार्य है वो स्टार्च को, किसको? स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में, मतलब शुगर में। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू द सुक्रोज आप बोल सकते हो या शुगर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? टाइलिन। व्हाट इज टाइलिन? टाइलिन क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। क्लियर है पॉइंट? तो एक चीज याद रखना, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टाइलिन नाम का एंजाइम किसके ऊपर कार्य करता है? तो स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना आप कि माउथ के अंदर क्या होता है? स्टार्च किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है। और ये स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करवाता है? टाइलिन करवाता है। मतलब टाइलिन किसके ऊपर कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे एक चीज़ बताई थी
कि पाचन तंत्र कुल 5 पदों में संपन्न होता है। पहला तो अब हमने क्या किया था, भोजन को मुख में रखना, जिसको हमने क्या कहा था, अंतःग्रहण, जिसको इंग्लिश में हमने कहा था इंजेस्ट करना या इंजेशन। हमने खाने को रखा, दांतों ने उसको अच्छे से चबाया, सलाइवरी ग्लैंड जो कि 3 जोड़ी होती है उसमें से लार निकली, जीवा ने उसको अच्छे से मिला दिया। अब आप क्या करोगे, खाने को निगलोगे। निगलने के पहले अब आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पर जैसे बताई कि लार क्या करती है, लार के अंदर जो टाइलिन है वो स्टार्च को शर्करा में बदल रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, एक बड़ा सा फूड जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल में, और ये चीज़ क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, मनुष्य में या बोल सकते हैं हम, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख गुहा से। मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। क्लियर है पॉइंट। तो स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट होना ये भी क्या है, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, आपके माउथ से। चलो अब आगे देखेंगे हम। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और लार के बारे में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, और एक और चीज़, लार की प्रकृति कैसी होती है, लार कैसी होती है, अम्लीय की क्षारीय। तो जैसे हम बचपन से पढ़ते आए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, तो आपको टेस्ट कैसा आता है लार का, कुछ नहीं आता है ना, न्यूट्रल आता है ना। बट स्टिल लार या सलाइवा जो होता है हल्की सी अम्लीय होती है, और लार का पीएच मान 6.8 होता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब खाने को आपने क्या किया, अच्छे से चबा लिया है, उसको आप क्या करेंगे, अब निगलेंगे। तो निगलेंगे कहाँ से, ग्रास नली से। ग्रास नली मतलब क्या, आपका ईसोफेगस। चलो देखिए, ग्रास नली कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसे आपने खाने को निगला, ग्रसनी से होते हुए भोजन क्या एक पाइप से होके जा रहा है, जिसको फुट पाइप इंग्लिश में कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं, उसी को ही हम ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रास नली करती क्या है, क्या कार्य करती है ग्रास नली। भोजन आपने जस्ट मुंह में रखा है, अब आप उसको निगल रहे हो, तो वो खाने को कहाँ पर डालेगी, पेट के अंदर। तो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाना। यही कार्य होता है किसका, ग्रास नली का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मुख गुहा छोटी ग्रसनी में खुलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं ग्रसनी को। ग्रसनी से जो वायु एवं भोजन दोनों का एक ही पथ है। ठीक है, ग्रसनी के बाद जो है 2 नलियां खुलती है, एक होती है भोजन की नली, एक होती है वायु की नली। तो वायुनाल जो होता है वो फेफड़ों में खुलता है, वो पार्ट अलग है, वो हम श्वसन तंत्र में अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, गले से ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली होती है, ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। अब यहाँ देखें, भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश से रोकता है कौन, इपिग्लॉटिस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, जब हम खाने को निगलते हैं, निगलने के बाद गले में ऐसी 2 नलियाँ होती है। क्या होती है, 2 पाइप होते हैं, 2 नली। एक होती है आपकी वायुनाल, दूसरी होती है आपकी ग्रास नली। ठीक है, वायुनाल और ग्रास नली, ऐसी 2 नलियाँ आपके गले में पाई जाती, गले के नीचे थोड़ा सा। अब वायुनाल वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। ढक्कन मतलब किस टाइप से, कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वायुनाल का ये ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है, उस पर एक ढक्कन रहता है जो कि कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। तो ये ढक्कन करता क्या है, देखो, जैसे आपने एकदम खाना निगला, तो निगलते समय क्या होता है, ये वायुनाल का जो ढक्कन है या इपिग्लॉटिस है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, एक चीज़ याद रखना, आप खाने सांस लेने की क्रिया और निगलने की क्रिया साथ में नहीं कर सकते, और करते हो तो क्या होता है, जब भोजन के कण आहार नाल या ग्रास नली की जगह वायुनाल में चले जाते हैं, तो क्या होता है, आपको ठसका लगता है, आप क्या करते हो, एकदम जोर से कफ करते हो, खांसते हो, जिससे क्या होता है, वापस से भोजन के कण इधर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो ढक्कन है इपिग्लॉटिस नाम का, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है वायुनाल का, या सांस नली जो होती है हमारी, उसको क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। चले अब देखें आगे, ग्रास नली क्या है, तो एक लंबी सी नली होती है जो कि मुख गुहा से भोजन को कहाँ पर पहुँचाती है, आमाशय या स्टोमक के अंदर। अब एक और चीज़, ये जो नली होती है आपकी ग्रास नली, इसके जो दीवारें होती है, इसमें एक गति होती है, गति मतलब मूवमेंट, उस गति को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हाँ, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक।
मूवमेंट। अब ये क्या होता है, तो देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है क्रम के अनुसार संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो आप खाना एकदम से निगलते से ही वो जब ग्रास नली में जाता है तो इंस्टेंटली पेट में नहीं चला जाता, वो भोजन धीरे 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 रिश्ता हुआ कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर। जो धीरे धीरे जाने वाली जो गति है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्रमानुकुंचन। क्लियर है ये पॉइंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पर होता है, कहाँ होता है क्रमानुकुंचन गति, आपकी ग्रास नली की दीवारों द्वारा होती है, जो भोजन को धीरे धीरे क्या करती है, आमाशय में पहुँचाती है। क्लियर है पॉइंट। तो अभी जैसे मैंने बताया ग्रास नली जो होती है वो भोजन को कहाँ पर पहुँचाती है, आमाशय में। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रास नली के बाद हमारा जो मेन पार्ट होता है, पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा जो होता है वो क्या है हमारा, आमाशय या स्टमक। स्टमक या पेट जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, खाना जितनी भी चीज़ें हम मुख गुहा से जाके डालते हैं, मुख गुहा के अंदर डालते हैं, वो कहाँ पर पहुँचती है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय या पेट के अंदर चला जाता है। अब पेट के अंदर क्या होगा, भोजन थोड़ी देर रुकेगा। अच्छा, भोजन की प्रकृति के आधार पर भोजन पेट के अंदर रुकता है। जैसे नॉर्मल आपने फ्रूट्स लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ मिनट तक रुकेगा। पर अगर आपने कुछ हैवी फूड लिया है, कुछ नॉनवेज लिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए हम यहाँ पर आमाशय के अंदर भोजन किस टाइप से रहता है। देखिए आमाशय का अगर आकृति देखें, या स्टमक इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं, स्टमक का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, जे आकार का आपका पेट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भोजन जो रहता है करीब 3 घंटे तक पीस जाता है। अगर हम देखें कि टोटल कितना भी अगर हम हेवी ले रहे हैं भोजन, तो वो कितने घंटे तक पीस जाता है, तो 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली हमको टाइम लगता है, भोजन उसमें पीस जाता है। अच्छा, ये जो टाइम है ये दिन के समय का है, रात को सोने के बाद खाने को पचने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए देखिए, तो तकरीबन हमको 3 घंटे लगते हैं दिन के समय में खाने को पचने के लिए। अब देखिए भोजन क्या होता है, जब भी हम खाते हैं पेट में जाने के बाद, जैसे मैंने बताया मुख के अंदर जब हम इसको चबाते हैं तो वो ऑलरेडी जटिल पदार्थ सरल में टूट रहे हैं, परंतु भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कहाँ पर, पेट के अंदर, और एक क्या बना देता है, उसका लुगदी बना देता है या पेस्ट बना देता है। कहाँ पर ये हो रही है, ये प्रोसेस पूरी आमाशय के अंदर। अब देखिए यहाँ पर पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाचन तंत्र में मुख्य 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। पहली अभी हमने पढ़ ली सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, इसके अलावा मैंने आपको बताई यकृत, और दूसरी बताई अग्नाशय। परंतु यहाँ पर एक और प्रकार की ग्रंथि होती है, देखिए कौन सी, तो इनके अंदर उपस्थित ग्रंथियाँ आमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथि है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, पेट के अंदर पाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, पेट के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो कि जठर रस का स्त्रावण करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ देखें, इनमें 3 पदार्थ होते हैं। पहला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, HCl। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl उपस्थित होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे देखें आप, और क्या उपस्थित होता है, तो हमारे जो जठर रस है, जठर रस कहाँ से निकलता है, हमारी आमाशय की दीवारों के द्वारा जठर रस निकलता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जठर रस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ तो क्या हो गई, यही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो निकला है वो। दूसरा, इसके अलावा उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इसको अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। और साथ में होता है उसमें क्या, म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में हम श्लेष्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, श्लेष्म। ये क्या कार्य करता है, अब देखिए, हम जो भी चीज़ें खाते हैं, कितनी भी हार्ड चीज़ होगी, है ना, भोजन जो भी हम करते हैं वो हमारे पेट में पच जाता है। क्यों पच जाता है, हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो कि इतना खतरनाक अम्ल होता है ना, जो कि क्या कर रहा है, उस भोजन को अच्छे से पचा देता है। अच्छा, इसका pH मान क्या होता है, इसका pH मान होता है HCl का 1.5 से
3.5 तक इसका pH होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, मतलब कितना ज़्यादा अम्लीय है वो कि कोई भी चीज़ गल जाए। परंतु इस अम्ल का आपके पेट पे तो कोई असर नहीं होता है। जब आपका पेट, जैसे मैंने बताया, जे शेप की आकृति होती है, अब वो पूरा भी मांस का ही बना हुआ है ना, उसके अंदर अम्ल भरा हुआ है, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस की एक झिल्ली आप बोल सकते हैं, जो कि आमाशय के पूरे अंदर एक स्तर जैसा बना देती है, जिससे क्या होता है, ये अम्ल का असर पेट पर अंदर की ओर से नहीं हो पाता। क्लियर है पॉइंट? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन है, ये भी पेट के अंदर पाया जाता है, जो कि किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। भी मैं आगे बताती हूँ आपको कौन कौन से एंजाइम क्या क्या चीज़ों पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन की प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय। ये चीज़ याद रखेंगे। ऑफ कोर्स अब HCl का pH मान इतना कम है, इतना अम्लीय है, तो ये क्या करता है? भोजन की प्रकृति को कैसा बना देता है? अम्लीय। क्यों? तो अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। HCl का भी अपना अलग कार्य होता है। क्या कार्य होता है? पहले तो ये क्या करता है कि भोजन के द्वारा अगर कोई सूक्ष्मजीव आए हों तो उनको भी क्या कर लेता है? खत्म कर देता है, उनका कील कर देता है। इसके अलावा वो भोजन को बहुत अच्छे से क्या करता है? गलाने का कार्य करता है। ठीक है, वो लुगदी जो बन रही है, पेस्ट जो बन रहा है, वो किसके कारण अच्छे से बन पा रहा है? HCl के कारण। अब आगे देखिए हम, पेप्सिन एंजाइम रहता है, वो भी बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्य में, मतलब पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखें हम, पाचन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे स्टमक के अंदर, वो क्या होती है? HCl। और HCl और एंजाइम से मिलकर ही क्या बनता है? हमारा जठर रस। अब आगे देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है? क्या करता है पेट के अंदर हमारा HCl? ये पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम है जो कि किस पे कार्य करेगा? प्रोटीन पे कार्य करेगा। तो वो पहले निष्क्रिय अवस्था में रहता है, परंतु HCl की उपस्थिति के कारण ये सक्रिय में बदल जाता है। साथ ही साथ ये भोजन के साथ में पेट में जो भी पहुंच गए हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनको भी क्या कर देता है? मार देता है, जो कि चीज़ मैंने अभी आपको बता दी। आगे देखेंगे हम यकृत के बारे में। अच्छा, यकृत शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आमाशय जो होता है हमारा, आमाशय का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो किस टाइप से दिखाई देता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो जे आकार की संरचना है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसा होता है। इसकी यहाँ पर जो दीवारें रहेंगी, उसके अंदर कौन सा स्तर लगा रहता है? काय का स्तर लगा हुआ है? म्यूकस का। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आमाशय के अंदर की जो दीवारें हैं उसके ऊपर कौन सा अंदर की तरफ से अस्तर लगा होता है? म्यूकस का। अच्छा, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होता है? पहला भाग होता है कार्डियक आमाशय। ठीक है, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। ठीक है, ये म्यूकस पार्ट नहीं है, ये अंदर मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो आमाशय के मुख्य 3 भाग होते हैं, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक एंड पाइलोरिक। इंग्लिश में भी इसको यही कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम यकृत। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या चीज़ बताई, आपने भोजन किया है, उसको निगला है, निगलने के बाद वो हमारे कहाँ गया है? पेट के अंदर। पेट में जाने के बाद अम्ल निकला, अम्ल ने क्या किया? भोजन पे कार्य किया, मतलब उसको बहुत अच्छे से अम्लीय प्रकृति का बना दिया, जिससे वो अच्छे से पीस गया। ठीक है, अब वो अम्ल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका pH मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अम्लीय होता है ना। तो अब अगर ऐसा ही भोजन पेट से सीधे सीधे हमारी आंतों में आ गया, जिसमें बहुत सारा अम्ल है, तो हमें तो छोटी आंत वगैरह ये जो आते हैं उसमें जलन होने लगेगी, क्योंकि वो अम्ल है। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में दूसरे भी ऐसे रस निकलते हैं जो उस अम्ल को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, पाचक ग्रंथियों में पहली हमने पढ़ ली लार ग्रंथि, दूसरी मैंने क्या बताई थी? यकृत या लीवर। अब देखिए यहाँ पर लीवर के बारे में। लीवर जो होता है,
मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यकृत जो होता है या लीवर जो होता है मनुष्य के शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जिसका भार कितना होता है, कम से कम हमारा जो लीवर होता है वो 1.5 किलो का होता है। ठीक है, इसका जो भार होता है लगभग 1.2 से 1.5 kg के बीच में होता है। ठीक है, हमारा जो लीवर होता है हमारे कहाँ होता है, दाई ओर स्थित होता है। डायफ्राम जो होता है उसके जस्ट नीचे की ओर दाई ओर हमारा क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, अब लीवर क्या कार्य करता है, तो लीवर का मुख्य कार्य है पित्त रस का निर्माण करना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि यकृत का मुख्य कार्य पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। तो क्वेश्चन आ जाता है ये कितनी बार कि पित्त रस का निर्माण मानव शरीर में किस अंग के द्वारा होता है। एंड ऑप्शन में आपको एक और चीज लिखी मिलती है, पित्ताशय। तो पित्ताशय कभी भी पित्त का निर्माण नहीं करता है। फिर उसका कार्य क्या होता है वो आगे मैं समझा रही हूँ आपको। देखें, मनुष्य का लीवर के बारे में आपको क्या क्या चीजें जाननी है। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये, जिसका वजन कितना होता है 1.5 kg, मतलब लगभग 1.5 किलो के मध्य का होता है। हमारे शरीर में यह सबसे दाई ओर स्थित होता है, दाई ओर स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, पित्त रस का निर्माण करना। तो निर्माण कौन करता है, यकृत। अब ये जो बाइल जूस है, ये डक्ट, बाइल डक्ट जिसको कहते हैं, पित्त नाल से होते हुए कहाँ जाता है, पित्ताशय में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पित्त रस का निर्माण किसने किया, लीवर में। लीवर ने उसका निर्माण किया, परंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय या गाल ब्लेडर के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, पित्त रस का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है या किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। परंतु पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय के अंदर पित्त रस का संग्रह होता है। क्लियर है पॉइंट्स। अब आगे देखें। ठीक है, तो पित्त रस जो होता है कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भोजन की प्रकृति अभी कैसी हुई, अम्लीय, क्योंकि HCl निकला, उसने भोजन को पूरा अम्लीय कर दिया। अब वो अम्लीय भोजन को न्यूट्रल करने का या उदासीन करने का कार्य कौन करेगा, पित्त रस। पित्त रस कहाँ से निकल रहा है, लीवर से, जो जिसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। और इसके साथ साथ इसमें सॉल्ट भी होते हैं या लवण भी होते हैं, जो भोजन को क्या कर देते हैं, भोजन के अंदर जो मौजूद वसा और लिपिड है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। क्लियर। ये पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस उस पर कार्य कर सके। अब ये अग्नाशयी रस क्या है, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो अम्लीय भोजन पेट से आया है वो नीचे की तरफ जाएगा। अब ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, आप दिमाग में मत लाना कि भोजन पेट से होते हुए यकृत में गया, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार आपको इसका पाथ बता देती हूँ। देखिए, सबसे शुरुआत में मैंने आपको एक जैसे ये पिक बताया था, यहां देखें आप। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप भोजन को निगल रहे हो, पेट से होते हुए भोजन कहाँ गया, गले में या ग्रसिका में, फेरिंग्स जिसको कहते हैं। यहां से ये पूरी आपकी क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ गया है, देखेंगे ध्यान से, है ना। ये है हमारी ग्रास नली, इसोफेगस बोल रहे हैं हम उसको। ग्रास नली से भोजन कहाँ गया, आमाशय में, पेट में गया, स्टमक। पेट में जाने के बाद भोजन कुछ घंटे रुका। क्यों रुका वहाँ पे, जिससे पूरे अम्ल उस पर अच्छे से कार्य कर ले और पूरा खाना जो है, भोजन जो है वो जटिल से सरल पदार्थों में टूट जाए और पूरा पेस्ट या लुगदी बन जाए। अब ये पूरा भोजन यहाँ रुका। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आमाशय से ये जो कनेक्शन है वो नीचे है, कहाँ पर, यहाँ छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो भोजन आमाशय से किधर जाता है, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, आपके शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है, आपके एकदम दाई ओर स्थित है। अब लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये यहाँ पर देखो, लीवर का मुख्य कार्य क्या है, पित्त रस का निर्माण करना, और जिसका संचय कौन करता है, पित्ताशय। यहाँ पर लिखा हुआ है गाल ब्लेडर जो होता है उसका भंडारण करता है, पित्त का भंडारण करता है। अब लीवर से देखो यहाँ पर दिख रहा है पित्त नली, जो पित्त को लेकर के कहाँ जाती है, आपके
पित्ताशय में, और पित्ताशय से होते हुए ये नली जो है आपकी छोटी आंत तक जाती है, मतलब वो पित्त खुद वहां पर जाता है। ठीक है, भोजन आमाशय से सीधे सीधे छोटी आंत में ही जाएगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे ना आप कि लीवर से जो पित्त रस है कहाँ जा रहा है, पित्ताशय में, और पित्ताशय से जो पित्तनाल के द्वारा वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ छोटी आंत की तरफ आ रहा है, जिससे वो पूरा जो क्षारीय रस है या पित्त है वो कहाँ पर मिले, यहाँ पर आके मिले। अच्छा, आमाशय से भोजन भी इधर ही आएगा। और आपको एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, मैंने अभी बता रही हूँ आपको कि ऑरेंज कलर का ये क्या है, ये आपका अग्नाशय है। अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम पैनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियास। ठीक है, तो ये अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? अग्नाशयी रस का निर्माण करना। और यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत क्या करता है आपका? पित्त रस का निर्माण। पित्ताशय क्या करता है? पित्त का भंडारण। और अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशयी रस का निर्माण। और वो भी वहां से भी एक नली निकलती है अग्नाशयी रस को लेकर के आने के लिए, जो कि यहीं पे मिलती है। क्लियर है आपको पॉइंट कि आमाशय से भोजन कहाँ जा रहा है? छोटी आंत देन बड़ी आंत। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं हम। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, कि यकृत क्या कर रहा है आपके भोजन के अंदर पित्त रस को मिलाने के लिए पित्त का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब पित्त रस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उसको थोड़ा सा अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। मनुष्य का जो पित्त रस होता है उसके अंदर दो प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, क्या बोला मैंने? पित्त के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? वर्णक। वर्णक को इंग्लिश में हम कहते हैं पिगमेंट, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बाइल पिगमेंट। क्लियर है? तो पित्त रस जो होता है कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, क्षारीय प्रकृति का है, मतलब इसका भी कुछ पीएच मान होगा, तो इसका पीएच मान होता है 7 से 8 तक। कई बुक में इसका पीएच मान 7.3 भी लिखा रहता है, 7.3 से 7.8 तक। ठीक है, तो पीएच वैरी कर सकता है पीएच पित्त का। ठीक है, तो ये 7 से 8 के बीच में ही इसका पीएच मान होता है, मतलब काफ़ी बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अब जो भोजन आमाशय से आया वो अम्लीय प्रकृति का है, पित्त क्षारीय प्रकृति का है। अम्ल और क्षार आपस में मिलके वो पूरे भोजन को उदासीन करने का कार्य करते हैं। अब पित्त के अंदर मैंने जैसे बताया आपको, पित्त के अंदर दो प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। ये वर्णक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, दो प्रकार के वर्णक होते हैं। पहला है बिलीरुबिन। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे बिलीरुबिन ही कहा जाता है। और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दो प्रकार के वर्णक, मतलब जो कलर डिसाइड करते हैं, कलर देते हैं, उनको वर्णक कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के वर्णक कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पित्त के अंदर। अब कई बार जैसे लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर के अंदर संक्रमण हो गया, तो इसका लेवल बढ़ जाता है बिलीरुबिन का, और ये धीरे धीरे रक्त के अंदर निकलने लग जाता है, रक्त के अंदर ये पहुंचने लग जाता है, और जिसके कारण जो आपका जो ब्लड है उसका कलर हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है? येलो। तो अब आपका रक्त जो कि पीला हो चुका है वो सभी दूर घूमकर जब जाता है इधर से उधर, तो आपके शरीर का कलर भी कैसा होने लगता है? पीला, ऑफ कोर्स। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? पीलिया। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो होता है किसके कारण होता है? तो रक्त के अंदर पित्त वर्णक की उपस्थिति कौन सा रोग दर्शाती है? तो जॉन्डिस या पीलिया रोग दर्शाती है। क्लियर है आपको पॉइंट? तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे कि पित्त में जो वर्णक है बिलीरुबिन, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है रक्त के अंदर तो वो कौन सी बीमारी दर्शाती है? जॉन्डिस। चलिए अब आगे देखते हैं हम। यकृत जो होता है इसका कई सारे मुख्य कार्य होते हैं। तो यकृत के कार्य क्या होते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। पहला, यकृत का मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, उसके पहले उससे रिलेटेड
हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। पहला, यकृत का वजन 1.5 किलो होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, लगभग 1.5 किलो का या 1.5 kg का होता है। यकृत का पीएच मान 7.5 होता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, यकृत का पीएच मान 7.5। यह आंशिक रूप से तांबा और लोहे को संचित रखता है। आपके जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, आयरन और कॉपर, तो ये दोनों भी कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, आपके लीवर के अंदर। जहर या विष देकर मारे गए व्यक्ति की पहचान लीवर के द्वारा होती है। लीवर टेस्ट किया जाता है, मतलब लीवर को चेक करते हैं, अगर किसी को पॉइजन देके मारा जाता है तो लीवर से पता चल जाता है। क्लियर है, उसका मतलब कलर चेंज हो जाता है। यहाँ देखें, इसके द्वारा ही पित्त रस का सिक्रेशन होता है या स्त्रावण होता है। क्लियर है पॉइंट, ये जैसे मैंने आपको बता दिया, पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। यह पित्त रस में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय बनाता है। आगे देखें, यकृत प्रोटीन को अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ आगे देखें, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजन जो होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, जैसे ही आपको चोट लग गई है, आपका खून हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो गाढ़ा होने लग जाता है, किसके कारण, फाइब्रिनोजन के कारण, जो कि क्या करता है, उसके ऊपर एक क्लॉट बनाने लग जाता है या थक्का जमाने लग जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन बनता कहाँ है, लीवर में। आगे देखें, हिपेरिन नाम का प्रोटीन भी यकृत के द्वारा ही बनता है, जो शरीर के अंदर के रक्त को जमाने से रोकता है। ये क्या है, ये एंटीकोआगुलेंट है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर जमता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, जो हमारे रक्त में उपस्थित होता है। ये क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता, तो उसका आंसर क्या होगा, हिपेरिन। चलिए, तो हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में। फाइब्रिनोजन का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में। मृत आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। अगला, यह शरीर के ताप को बनाए रखने में हेल्प करता है। यह हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ आपको, हमारे शरीर के अंदर जो भी हम चीज़ खाते हैं, जैसे हमने वॉटेवर जो भी भोजन लिया है, फ्रूट्स लिए हैं या कार्बोहाइड्रेट लिया है, किसी भी चीज़ में, हमारे शरीर में जो भोजन जाने के बाद जो अवशोषित होता है, अवशोषण के बाद वो किस में रहता है, हमारे शरीर में जो शुगर है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। और हमें जो इंस्टेंट एनर्जी, जो क्विकली हमको एनर्जी फॉर्म होती है, वो भी किसके कारण होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अच्छा, ग्लूकोज को जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो स्टोर हो जाता है। स्टोर क्यों होता है, तो भैया आपने आज के दिन खाना खाया, कल नहीं खाओगे तो क्या आपके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी क्या, ऑफ कोर्स रहेगी। तो वो जो रिजर्व एनर्जी है वो कैसे है, तो ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद ये स्टोर कहाँ होता है, हमारे लीवर में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, कहाँ पर संचित होता है, ये हमारे यकृत में। तो ग्लाइकोजन को हम रिजर्व फूड मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम संग्रहित भोज्य पदार्थ कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा पौधों का संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है, स्टार्च है, मंड है, होता है ना, वैसे ही मनुष्य का संग्राहक भोज्य पदार्थ क्या होता है, लीवर होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और लीवर में किस रूप में भोजन संचित हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अब आगे देखते हैं। लीवर के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, पित्ताशय। जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या होता है, लीवर में जो पित्त बन रहा है वो कहाँ पर स्टोर होगा, पित्ताशय में। तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें पित्त
जमा रहता है। बस इसमें इतनी चीज़ याद रखना है आपको। और पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ सिर्फ आप ये याद रखेंगे, पेट के अंदर ही अम्ल निकलता है, बाकी के सभी जो अंग है मतलब यकृत है, आपका पित्ताशय है, आपका अग्नाशय है, सभी से कैसा द्रव निकलता है? क्षारीय। बाकी सिर्फ पेट से ही अम्लीय निकलता है। अब पित्ताशय के बाद जो अगली जो ग्लैंड है वो हमारी कौन सी है? अग्नाशय। इसको थोड़ा सा देखें, अग्नाशय के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? तो लीवर के जस्ट अपोजिट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अग्नाशय या पैनक्रियास होता है। तो अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दूसरी बड़ी ग्रंथि। पहली बड़ी कौन सी है? आपकी लीवर फर्स्ट ग्लैंड है ना, और दूसरी बड़ी ग्लैंड कौन सी है? आपकी अग्नाशय। यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्लैंड है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी का क्या मतलब होता है? अंतः का मतलब होता है अंदर और बहि का मतलब बाहर। तो जिन भी ग्रंथियों के स्त्रावण अंग से बाहर होते हैं उसे बहिस्रावी कहते हैं। जैसे मान ले आपका मुख है, मुख के अंदर लार ग्रंथि है, तो लार कहाँ निकल रही है? शरीर से बाहर। पसीना, पसीना भी कहाँ आ रहा है? शरीर से बाहर। मुख के ऊपर, मुख के बाहर राइट साइड आपके चेहरे पर तेल की ग्रंथियां होती है, तेल भी कहाँ निकल रहा है? शरीर से बाहर। तो ये सभी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। परंतु ऐसी ग्रंथियां जिसके स्त्रावण शरीर से अंदर होते हैं, साथ साथ में वो हार्मोन का निर्माण करती है, ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा हो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर। किसके ऊपर? ग्लैंड के ऊपर, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना, तो इतना दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब यह हार्मोन भी बनाती है और साथ साथ में रस का निर्माण भी करती है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम के हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी बड़ी ये, और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। अच्छा, इसके कार्य में बता देती हूँ आपको, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, ये नहीं बताया मैंने। देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के बाद ये ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? लीवर में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? ये करता है इंसुलिन। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एसआई में, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या कार्य करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। और यही ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर हो जाता है? लीवर में, जो कि हमारा क्या है? संग्रहित भोज्य पदार्थ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इंसुलिन। अच्छा, अब अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? सीधी बात, ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का प्रतिशत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल नहीं पा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक शर्करा है, शुगर है। तो जब अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी ही रहेगी, और इस कारण से कौन सा रोग होगा? ऑफ कोर्स मधुमेह। मधुमेह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज। अच्छा, यहाँ पर दूसरा हार्मोन दिख रहा है, ग्लूकेगॉन। तो इसका कार्य मैंने बता दिया। ग्लूकेगॉन क्या करता है? तो जस्ट अपोजिट टू द इंसुलिन, इंसुलिन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकेगॉन। तो जस्ट उल्टा है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। जैसे आज आपने बहुत सारा खाना खा लिया
है ना, और आपके शरीर में बहुत सारे ग्लूकोज है, तो एक्सेस में आपके शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी तो मिल रही है, पर एक्सेस में जो ग्लूकोज है वो किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में। कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में। पर जैसे मान लो दूसरे ही दिन आपने फास्ट कर लिया है तो आपके शरीर में क्या हो गई, एनर्जी कम हो जाएगी, पर इतनी आपको महसूस नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो किस में वापस बदल जाता है, ग्लूकोज में, और वो कार्य कौन करता है, ग्लूकेगॉन। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये दोनों हार्मोन किससे निकलते हैं, आपके अग्नाशय से। चले आगे देखते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जल होता है, लवण होता है और एंजाइम होते हैं। ठीक है, और ये इसका पीएच मान, अग्नाशय का पीएच मान भी कितना होता है, 7.5 से 8.3 पीएच होता है, मतलब यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आगे देखिए। अब एक और चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके एंजाइम वगैरह यहाँ तक आने तक ऑलमोस्ट आपका जो पूरा खाना है लुगदी जैसा बन जाता है, अम्लीय प्रकृति, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि पेट के अंदर HCl निकलता है, वो भोजन को अम्लीय बनाता है। पित्तरस क्षारीय हो गया, अग्नाशयी रस क्षारीय हो गया, इसके अलावा आपके जो पित्ताशय से रस निकलता है वो भी क्षारीय हो गया। तो अब ये सभी मिलने के बाद यहाँ तक भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है। अब अग्नाशयी रस जो होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्णपाचक रस। पूर्णपाचक रस के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी को पचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसीलिए किस नाम से जाना जाता है, पूर्णपाचक रस। चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद अग्नाशय के अंदर मेन कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, मेन एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखें यहाँ पर ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ याद रखना है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का या बदलने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन। दूसरा देखें एमाइलेज। एमाइलेज किस पे कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट पे कार्य करता है, स्टार्च तथा गन्ने के शर्करा में बदल देता है, ठीक है, और आगे चलकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा देखिए लाइपेज। लाइपेज का मुख्य कार्य क्या है, तो लाइपेज किस पे कार्य करता है, ये चीज़ याद रखेंगे आप कि लाइपेज वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में विभाजित करता है, मतलब ये फैट को तोड़ने का या फैट को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है। क्लियर है, वापस मैं बता देती हूँ। ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन पे कार्य करता है, एमाइलेज किस पे कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, और लाइपेज आपके वसा पे। चलिए अब देखें आप आगे। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे के कुछ पॉइंट्स है उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर के अंत में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब खाना अच्छे से आपने चबा लिया, निगल लिया, वो पेट में गया, वहाँ अच्छे से पच गया। पचने के बाद उसमें अम्लीय प्रकृति को उदासीन करने का कार्य क्षारीय अम्लों, क्षारीय जितने भी आपके पदार्थ थे, है ना, पित्त, इन सभी ने उसको उदासीन करने का कार्य कर दिया। अब भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। चलिए अब छोटी आंत को फटाफट से समझ लेते हैं। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत आपके आहार नाल का अंतिम दूसरा पद होता है ना। अब छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है। तो छोटी आंत जो होती है हमारी वो काफ़ी लंबी होती है, कितनी, तो 6.5 मीटर लंबी होती है। तो इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, सही है ना। पता है आपको, छोटी आंत बड़ी आंत से भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, पर यहाँ पर छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई कुल 6.5 मीटर्स होती है, परंतु ये बहुत पतली होती है, ठीक है। पतली होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत, ठीक है। ये वाइड नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है, इस कारण से इसे छोटी आंत कहा जाता है। और छोटी आंत हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुंडलित स्ट्रक्चर होता है, पाई जाती है, ठीक है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। सेम वैसे ही छोटी आंत जो होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को ग्रहणी कहा जाता है, ड्यूडेनम को कहा जाता है ग्रहणी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आमाशय का जो भाग छोटी आंत से जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी के नाम से जानते हैं या ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। बीच वाला भाग क्या कहलाता है, जेजुनम, जिसको छिद्रांत, अग्र छिद्रांत के नाम से कहते हैं। और लंबी कुंडलित वाला जो भाग होता है उसे इलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम,
तीनों जगह पर मेनली क्या होता है, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है अवशोषण। जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, अवशोषण करना। तो अब अवशोषण मतलब किस चीज़ का अवशोषण करना? तो खाने के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, पूर्ण कंप्लीटली जो डाइजेशन या पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से, माउथ से पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो कंप्लीटली फिनिश कहाँ पर होता है पाचन, तो छोटी आंत में। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखिए, छोटी आंत की दीवारों पर क्या होते हैं, लाखों उंगली नुमा उभार होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जो अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये छोटी आंत के अंदर की दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर क्या पाई जाएंगी, असंख्य छोटी छोटी उंगली नुमा उभार दोनों साइड से, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो अब भोजन पूरा जब इनके आइट साइड से ऐसे होके जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सतह मिलेगी, तो अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, विलाई का मुख्य कार्य क्या है, या अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और पचा हुआ भोजन कहाँ पर चला जाता है, हमारे रक्त में। अब देखिए, खाने खाने के बाद से लेकर भोजन का अवशोषण और पाचन, पूर्ण रूप से पाचन भी कहाँ होता है, हमारा छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर पूर्ण रूप से पाचन भी होता है, और मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है भोजन का, वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है पूर्ण पाचन तंत्र के अंदर। कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत से भोजन, जो पचा हुआ भोजन है हमारे, कहाँ चला जाता है, रक्त के अंदर चला जाता है। अब यहाँ से देखें, छोटी आंत के बाद अंतिम जो भाग है हमारा पाचन तंत्र का, उस भाग को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो होती है, देखें, छोटी आंत के समाप्त होने के बाद पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग है वो क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है, ठीक है, और लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.6 मीटर्स। यहाँ मीटर्स में नहीं लिखा है मैंने, 1.6 मीटर्स होती है, मतलब लगभग 5 से 6 फुट लंबी होती है। ठीक है, अब इसका जो अंतिम भाग होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, गुदाद्वार के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत का मुख्य रूप से कार्य क्या है, देखिए, जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाएगा खाना। पूर्ण पाचन होने के बाद भोजन जो है, इसके अंदर से जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जितनी अच्छी चीज़ है, सारी की सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित होकर कहाँ चली जाएगी, रक्त में चली जाएगी। अब जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत के अंदर चला जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक रुकता है भोजन, और इसमें भी अवशोषण ही होता है। अगर देखा जाए कि बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का कार्य भी क्या होता है, अवशोषण ही होता है। परंतु किस चीज़ का अवशोषण, जल का अवशोषण। एक चीज़ याद रखेंगे आप कि बड़ी आंत जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जल और लवण का क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, दोनों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो अब भोजन में से मुख्य रूप से आपका जो चीज़ें थी वो छोटी आंत में अवशोषित हो गई। अब धीरे धीरे जब वाटर भी एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, तो जल के अवशोषण के कारण जो अपचा हुआ भोजन है, अपचा भोजन क्या होगा, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड रूप में आने लग जाएगा, और जब वो ठोस रूप में आने लग जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और शरीर से मल को त्यागने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो ये जो पाचन का आखिरी स्टेप था वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में से जो अपचा खाना है उसको मल के द्वारा शरीर से बड़ी आंत के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक जो था पाचन तंत्र, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो मैं एक और बार आपको शुरू से बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि मुख गुहा के अंदर से भोजन स्टार्टिंग होता है, पाचन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें, आपको वो सभी चीज़ें देखनी है ना। दांत के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, आमाशय में भोजन रुकता है तो उसमें कौन सा अम्ल निकलता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, संग्रह कहाँ होता है, इनकी प्रकृति कैसे होती है, इनकी पीएच भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर आने के बाद भोजन का अच्छे से अवशोषण हो जाता है और बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद बचे हुए अपचित पदार्थों को हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो पाचन की 5 स्टेप्स और ये सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।